जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज नवरात्रा का पावन दिन भी शुरुआत है, माँ दुर्गा का पहला पाठ है। तो इसी के शुभ अवसर पर आज मुझे टाइम मिला और मैं वीडियो एक बनाना सोच रहा था। आज का जो टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने आगामी परीक्षा के मद्देनज़र जो है हमने राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत किया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा है, जिसमें पहला चरण है उदारवादी आंदोलन। इसका कार्यकाल 1885 से 1905 ईस्वी तक रहे। उसके बाद दूसरा जो है दौर रहा, ये पहला दौर था। दूसरा दौर उदारवादी का था, उग्रवादी आंदोलन का। इसका जो दौर रहा 1905 से 1919 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा गांधी युद्ध पढ़ेंगे, जो 1919 से 48 से 50 तक रहा, जब तक यानी गांधी जी रहा। साथियों, उग्रवादी में लोग जो है शांति तरीके से आंदोलन करते थे और भारत की स्वतंत्रता का मांग करते थे। बट उग्रवादी आंदोलन काफ़ी उग्र प्रवृत्ति के यहाँ पे जो भी लीडर आए, और शायद भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में यदि भारत आज़ाद हुआ तो इनका काफ़ी योगदान रहा होगा उग्रवादी आंदोलन का। उसके बाद बापू आए, गांधी युग के नाम से जाने जाता है। बापू जो है यहाँ आए और सत्य अहिंसा को लेकर ये आंदोलन का संचालन किया। अब भरसक इन्हें सफलता भी मिली और भारत आज़ाद भी हुआ। लेकिन इस तीनों में इसका दौर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है उग्रवादी का। लेकिन साथियों, आज हम उदारवादी पे बात करेंगे। उदारवादी को नरमपंथी भी यहाँ कह सकते हैं, नरम दल भी कह सकते हैं। उग्रवादी में गर्मपंथी भी कह सकते हैं, गर्म दल भी कह सकते हैं। इनका बीपी नॉर्मल रहता था 120/80, लेकिन इसका बीपी हाई रहता था। तो ये हाई तरीके से काम किए और शायद ब्रिटिश सत्ता को जो हिलाने का काम किया इन्हीं उग्रवादियों के समय। साथियों, ये उदारवादी जो लोग थे, ये लोग सीधी उंगली से घी निकालते थे, लेकिन उग्रवादी टेढ़ी उंगली से घी निकालते थे। शायद उसमें ये सफल भी रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे उदारवादी आंदोलन का, नरमपंथी। तो उदारवादी आंदोलन का जो दौर रहा साथियों 1885 ईस्वी से यहाँ कांग्रेस का आगमन हो चुका था यहाँ पे, और राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत मतलब यहाँ से नींव पड़ चुकी थी। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन शैशवा अवस्था में था। उदारवादी आंदोलन जो था, इसमें लोग शांति प्रक्रिया से जो है संवैधानिक आधार पे कोई भी मांग राष्ट्रवादी प्रस्तुत करते थे। जैसे ये जो पॉइंट है साथियों, ये कथन और कारण में पूछ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आप पेन डाउन करें या देखें। इस काल के अंतर्गत संवैधानिक आधार पे राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए आज़ादी की बात हो या कोई भी अधिकार की बात हो, संवैधानिक आधार पे जो है ब्रिटिश के पास मांगते थे। नियम और कानून के दायरे में रखकर ब्रिटिश हुकूमत के पास मांगते थे। इस काल को नरमपंथी भी काल कहा जाता था। उदारवादी आंदोलन को नरमपंथी काल भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उदारवादी आंदोलन का कौन सा काल कहा जाता था, तो नरमपंथी काल भी कहा जाता था। साथियों, इस काल को भिक्षावृत्ति भी काल कहा जाता था। जब आप अंग्रेज के समक्ष देश मेरा, देश की जनता मेरी, देश का भूभाग मेरा, और हम उसी से अपना देश या अपने रोटी की मांग कर रहे हैं, तो यही तो भिक्षावृत्ति हुआ। मेरा देश राज किसी और का। इसीलिए इस काल को भिक्षावृत्ति काल कौन कहा? ये बात कहा उग्रवादी लोग, उग्रवादी काल के नेताओं ने, जिसमें बीजी तिलक ने ये बात कहा कि ये तो भिक्षावृत्ति का काल है।
साथियों, उदारवादी आंदोलन से, उदारवादी लोगों से लाला लाजपत राय इतना खफा थे कि उसने कांग्रेस के अधिवेशन में 1893 से लेकर 1900 तक एक भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ। वे लाला लाजपत राय ये उग्रवादी नेता थे। इनके चाल से, इनके व्यवहार से, कहने का मतलब था ये लोग सीधी उंगली से घी निकालते थे। लेकिन जब इसके नेता की बात करें तो नेता तो इसके बहुत काफ़ी पढ़े लिखे थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल। फिरोज शाह मेहता, ये भी काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी धनी मनी आदमी थे। बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र और सैकड़ों नेता होंगे, लेकिन प्रमुख नेता ये थे नरमपंथी के, उदारवादी के। ये लोग का सोच होता था कि हमसे, ये लोग का, जहाँ तक दादा भाई नौरोजी का सोच था कि ये यहाँ पे जो ब्रिटेन में रहते हैं वो काफ़ी, वो सही लोग हैं, लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत जो इंडिया पे शासन चला रही है वो बहुत ही ख़राब लोग हैं। ये उनकी सोच थी। और ये लोगों में ये खूबी थी कि ये लोग आंदोलन को पार्ट टाइम जॉब समझते थे। ये सब अपने अपने पेशा में व्यस्त रहते थे। समय मिला तो राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ बातें करते थे 2-4 दिन सप्ताह में, लेकिन ये सब अपने पेशा में व्यस्त रहते थे। तो बताइए कितना आज़ादी आपको कितना जल्दी मिलेगा। ये लोग में ये खूबी थी। और ये लोग में और एक खूबी थी, ये पढ़े लिखे लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। जो शिक्षित लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उसको प्रायोरिटी देते थे, और बाकी बात को भारत का वो नागरिक तक नहीं मानते थे ये लोग। तो बताइए वो जो गोरे ब्रिटिश हुकूमत, वो सब ये लोग को नब्ज पकड़ लिया था। तो बताइए ये लोग को क्या, कब ये लोग को कैसे आज़ादी मिलता, क्योंकि ये लोग का काम था, कोई भी काम ढंग से नहीं करते थे ये लोग। अपने खास करके फिरोज शाह मेहता की बात करें तो ये काफ़ी धनी मनी और रईस व्यक्ति थे। बताइए ये क्या राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाते। भूमिका यहाँ के, जिसको दिक्कत हो रहा था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत से काफ़ी एलर्जी थी, ब्रिटिश हुकूमत के कारण इसे भूखे रहना पड़ता था, उस लोगों को दिक्कत था। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों, पैसे वाले लोगों को क्या दिक्कत था। इस कारण उग्रवादियों को, इसीलिए उदारवादियों को उग्रवादी लोग भिक्षावृत्ति काल भी कहा जाता है। तो इस आधार पे ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन का मांग कर रहे थे, और शायद इसमें ये लोग उतना सफल नहीं हुए। बट ये तो पहला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भी थे। और ये जो दौर था कांग्रेस का स्थापना हो चुका था, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे इस समय, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इससे त्रस्त होकर फिर उग्रवादी का जन्म हुआ, और उन्हें उग्रवादी लोगों को आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत की बखियाँ उधेड़ी गई, ब्रिटिश हुकूमत की कुर्सी को हिलाया गया, झकझोरा गया, तब जाके भारत में आज़ादी मिली। और उसके बाद फिर गांधी जी सत्य अहिंसा के आधार पे इन्होंने भारत के लिए आज़ादी का बिगुल बजाया, और शायद प्राप्त भी किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इससे यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज शुरुआत है राष्ट्रीय आंदोलन का। तो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।